श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मन को शांति देने वाला, दिमाग को तृप्ति कराने वाला, प्रसन्नता देने वाला, उमंग पैदा करने वाला और हमारे जीवन के संबंधी नए नए टिप्स देने वाला, चरित्र निर्माण करने वाला, गिरते हुए मानवीय मूल्यों का उत्थान करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर विषय कोई न कोई हमें जीवन के संबंधी शिक्षा देता है। तो आज का हमारा एक बहुत ही सुंदर विषय है, वह विषय है सामूहिक हित चिंतन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, एक तो सामूहिक और दूसरा हित चिंतन। सामूहिक का अर्थ होता है कलेक्टिवली, सबका साथ, सबका मिला करके, सबके लिए, उसको सामूहिक कहते हैं। और दूसरा हित चिंतन, लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो और लोगों का विकास हो, उसको हित चिंतन कहते हैं। सामूहिक, सामूहिक हम जितना जीवन जीते हैं वो सारा हमारा सामूहिक जीवन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना एक मिनट एक सेकंड भी नहीं रह सकता है। उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के द्वारा होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, भरण पोषण, उसका जितना भी ये सारा कार्य होता है वो समाज के लोग, अलग अलग लाइन के लोग हैं, उस कार्य को करते हैं। उस कार्य में से वह इस कार्य को प्राप्त करता है अपने लिए। और मनुष्यों के समाज को, मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समूह होता है, उसको समझ कहते हैं, केवल मात्रा का अंतर है। लेकिन वह समूह जो होता है वो बहुत बड़ा, कहना चाहिए एक्टिव कहिए या इन्फ्लुएंसिव कहिए, या बहुत बड़ा कार्य करने वाला नहीं होता है, क्योंकि उनकी सोच लिमिटेड होती है। उनके पास में एक होलिस्टिक माइंड नहीं है, एक क्रिएटिव माइंड नहीं है, एक इंटेलिजेंट माइंडिंग नहीं, रीजनिंग माइंड नहीं है, वह केवल मनुष्य के पास में है। सामूहिक के लिए कहा जाता है सामूहिक भोज, सामूहिक क्लास, सामूहिक विवाह और सामूहिक आदान प्रदान, ये सारे समूह में होने वाले को सामूहिक कहा जाता है। जब हम समाज में जीते हैं तो वह भी सारा कार्य हमारा सामूहिक कार्य होता है। तो अब यहाँ हित चिंतन की बात आती है कि हमारी सोच कैसी है, हम दूसरों के प्रति क्या सोचते हैं, दूसरों के प्रति हमारा क्या नज़रिया है, दूसरों के प्रति हमारे दिल में क्या सम्मान है, दूसरों को हम कितनी इज्जत देते हैं, वो सारा हित चिंतन में आता है। अगर हम दूसरों को इज्जत देते हैं और दूसरों के दुख दर्द को हम समझते हैं तो हमेशा एक सामूहिक हित चिंतन की बात करेंगे। हम ऐसा सोचेंगे कि जिसमें किसी को कोई भी, किसी का अहित न हो, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो। इसीलिए हमेशा चिंतन किया जाए वो सामूहिक हित चिंतन का किया जाए। व्यक्तिगत रूप से करे, व्यक्तिगत कोई बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है, बहुत बड़ा नेता है, या बहुत बड़ा जो है वो किसी जो है इंस्टीट्यूशन का मालिक है, तो उसका चिंतन करना मायना रखता है। वह जो भी प्लानिंग करे वह लोगों के हित चिंतन की प्लानिंग करे। इसी तरीके से सरकार को लीजिए, सरकार के जो प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, ये जनप्रतिनिधि होते हैं जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर। तो उनको तो हमेशा सामूहिक हित चिंतन के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि उनको, जैसे कि एमएलए है, लाखों वोटों से जीतता है, या लाखों वोट, 7 से 8 लाख वोट दिए जाते हैं, यानी 8 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। एमएलए होता है वो 1-1.5 लाख वोट का प्रतिनिधित्व करता है, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है कि लोकतंत्र के अंदर ये लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से बनता है। और सबसे आज हमारे पूरे विश्व के 200 देशों के अंदर सबसे लोकप्रिय है वो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है।
जिसके अंदर प्रजा की सुनाई होती है, प्रजा की आवाज़ जाती है और प्रजा को प्रभुत्व मिलता है और प्रजा की कोई भी बात सुनाई होती है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, उनके द्वारा चुने हुए लोग जाते हैं। उनका दायित्व बनता है कि वो लोगों की बात को जो अच्छी तरह से रखे या उनके बारे में हित चिंतन करे। तो अब जैसे मैं एमएलए एमपी की बात कर रहा था, तो एमएलए और एमपी लोग होते हैं, मान लीजिए कोई योजना बना रहे हैं, सड़क की योजना बना रहे हैं, पुल की योजना बना रहे हैं, बिजली की योजना बना रहे हैं, पानी की योजना बना रहे हैं, तो उसके दिमाग के अंदर सामूहिक हित चिंतन होना चाहिए कि ये जो पाइपलाइन जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देने वाली हो, बिजली की लाइन जा रही है वो ज़्यादा से लोग उसके अंदर प्रभावित हो, बेनिफिटेड हो, और इसी तरह से रेलवे लाइन जा रही है, कोई भी चीज़ जो सरकारी चीज़ जा रही है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, ऐसा हित चिंतन करना चाहिए। उसको उसके अंदर उस समय के अंदर उसको अपना स्वार्थ, भाई भतीजावाद या हमारा किसी ने वोट दिया है या न दिया है, वोट देना और लेना यह तो बात जीतने तक सीमित है। जब कोई एमएलए एमपी सरपंच या वार्ड पंच या पार्षद जब जीत जाता है तो उसकी दोनों आंख के अंदर चश्मा एक सा रहना चाहिए। प्रियता अप्रियता की बात नहीं आनी चाहिए कि इसने मेरा वोट दिया इसलिए प्रिय है मेरा और इसने वोट नहीं दिया मैं अप्रिय है, वो बात नहीं होनी चाहिए। वो बात मात्र वोट लेने तक होते हैं और उसके बाद में वो सबका प्रतिनिधि हो जाता है, चाहे उसकी पार्टी के लोग हो या न हो, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो उसका ये दायित्व बनता है कि वो सामूहिक हित चिंतन की बात करे, और जब ऐसे लोग सामूहिक हित चिंतन करेंगे तो हमारी सारी जितने भी योजनाएं आज जो बन रही है सरकारी लेवल पर या प्राइवेट लेवल पर बन रही है वो चहुमुखी होगी, वो सबके विकास के लिए होगी और उसके अंदर जो है वो सबको लाभ मिलेगा, सभी सुख पाएंगे। हम थोड़ा पुराने जमाने की बात करें तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय दिया सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। ये सर्वोदय का सिद्धांत क्या है? और कि सबका उदय हो। भारत के जितने भी हमारे सदस्य हैं, हमारी जनता है, उनका सबका सर्वोदय होना चाहिए, सबका उदय होना चाहिए, सबको अपनी तरक्की करने का पूरा पूरा चांस मिलना चाहिए। ये बात अलग है कि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है, किसी व्यक्ति का अलग काम कर रहा है तो आगे बढ़ जाता है और किसी का नहीं कर रहा है वो पीछे रह जाता है, वो बात अलग है। लेकिन सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से जो है सबको अवसर बराबर प्रदान किए जाने चाहिए, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि वो सर्वोदय के सिद्धांत के ऊपर चलता है। दूसरी बात देखिए, ट्रस्टीशिप का कितना बड़ा सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया कि ये जितनी संपत्ति हमारे देश के अंदर है वो सब संपत्ति का मालिक जनता है। चाहे बड़े बड़े पावर हाउस है, चाहे बड़े बड़े रेलवे है, चाहे एटॉमिक एनर्जी के है, सब अरबों खरबों रुपए की जितनी संपत्ति है सब का मालिक पूरी जनता है, और वही उसके मिल्कियत, ये सब उनकी है। जब उनकी मिल्कियत है इसका मतलब ये है कि सबको प्रगति करने का चांस मिलना चाहिए। और ये बात जब हमारे दिमाग के अंदर आ जाती है तो हम जो है वो सही दिशा में काम करने लग जाते हैं, हम स्वार्थ को गौण कर देते हैं और सामूहिक हित चिंतन की बात करते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम हर विषय को जो है पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर जो है कसौटी पर कसते हैं। जैसे एक सुनार होता है, सोने को अपनी कसौटी पर जो है वो कस करके कहता है कि ये इतने टंच का है, 24 कैरेट्स का है, 22 कैरेट का है, 20 कैरेट्स का, 18 कैरेट का है। तो हम भी प्रति एपिसोड के साथ साथ के अंदर ये निष्कर्ष निकालते हैं, इस पर ये चिंतन करते हैं कि जो आज का विषय है वो हमारे समाज को क्या देगा, ये वो व्यक्ति को क्या देगा और पूरी मानव जाति को क्या देगा, और यहाँ तक कि पूरी प्राणी मात्र को है वो इससे क्या शिक्षा मिलेगी, क्या देगा। तो सामूहिक हित चिंतन है ना, ये तो ऐसा विषय है जो
प्राणी मात्र को तक जाता है, और ये व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। अगर हम व्यक्ति तक भी सीमित रखें तो हम हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, हमारी सोच कैसी है। हमारी सोच संकुचित है तो हम स्वार्थ के दायरे के अंदर रहते हैं, और हमारी सोच जो है वो थोड़ी ब्रॉड है तो हम सामूहिक हित चिंतन के रूप के अंदर आते हैं। इसके बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। मान लीजिए हम गांवों पर आए तो गांव के विकास के लिए बहुत सी बातें होती है। बिजली होती है, पानी होता है, सफाई होती है, और उसके साथ साथ के अंदर रोजगार के साधन होते हैं। तो उसके अंदर हर व्यक्ति को, और खास करके जो सरपंच और जो वार्ड पंच वगैरह होते हैं, उनको जो है सबके हित चिंतन की बात करना चाहिए। सामूहिक हित चिंतन की हम बात करते हैं तो वो सुविधा सब में बढ़ जाती है। बिजली गई, पानी गया, या कोई हॉस्पिटल गया, तो वो सभी के लिए उपयोगी हो जाता है। उसकी लोकेशन वैसी होनी चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहे, उसके बीच में होना चाहिए। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, उसकी लोकेशन ऐसी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग जो है वहाँ इजीली पहुँच सके और पहुँच करके उसका उपयोग लेवें। जैसे गांव मान लो एक जगह बसा हुआ है और वह स्कूल आपने किसी रूरल एरिया में जंगल में जा कर के और 10 किलोमीटर दूर भेज दी, तो हर एक के लिए 10 किलोमीटर जाना इतना सरल नहीं है, और उसकी क्या उपयोगिता है। तो सामूहिक हित चिंतन में ये पॉइंट आता है कि जो हम योजना बनावें उसकी योजना की लोकेशन क्या होनी चाहिए, और उस योजना के साथ में कितने कितने लोग बेनिफिटेड होंगे। आज मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि वर्तमान के हमारे जो प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी है, वो हमेशा सामूहिक हित चिंतन की बात करते हैं, और वो तो कहते हैं कि मेरे पास में 125 करोड़ जनता का सहयोग है, 250 करोड़ मुझे सहयोग करने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों कहते हैं वो, या लोग उसको सपोर्ट क्यों करते हैं? कि वो सामूहिक हित चिंतन की बात करते हैं। वो कोई भी योजना बनाते हैं तो सबसे पहले उसके दिमाग में होता है कि जनता को क्या फायदा होगा। यथा राजा तथा प्रजा। अगर हमारा राजा अच्छा है, वो सामूहिक हित चिंतन की बात करता है, तो प्रजा भी उसके लिए प्रभावित होती है, और प्रजा उसको चाहती है, उसको सम्मान करता है। देखिए कि जहाँ पर हम ड्यूटी और राइट की बात करें, तो राइट तो ड्यूटी करने वाले को राइट ऑटोमेटिकली मिलता है। हमें राइट की चिंता नहीं करनी है, हमें हमारा उत्तरदायित्व है उसकी चिंता करनी है, अधिकार की चिंता नहीं करनी है। ये अधिकार तो अपने आप आते हैं, काम करने वाले के साथ में अधिकार आते हैं। मुख्य बात होती है काम करने की है, डिवोशन और डेडिकेशन की होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का एपिसोड को हम प्रेजेंट सिनेरियो के साथ के अंदर जोड़ें, तो आज व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, आज व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। वह व्यक्ति अपना घर भरना चाहता है, दूसरे की केयर नहीं करता है, इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और ये सारी घूसखोरी बढ़ रही है, और ये चीज़ें बढ़ रही है। अगर सामूहिक हित चिंतन की हम बात करें तो न तो घूस को लेने का हो, न देने का हो, तो हमारी सारी योजनाएं स्वतः ही ठीक होगी। हम थोड़ा 5-10 साल पुराना सिनेरियो को देखें और आज सिनेरियो को देखें तो हमारी सरकार के कामकाज में काफ़ी बदलाव आया है, और सामूहिक हित चिंतन की बात हो रही है, जो कि अच्छा संकेत है, होना भी चाहिए। आज बैंक का काम देखिए, कोई भी चीज़ देखिए, आज सारा इंटरनेट से जुड़ रही है। हर व्यक्ति का जैसे अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर हर चीज़ आती है, उसको हर क्षण मालूम होता है SMS के द्वारा कि मेरा कितना बैलेंस है, कौन सी राशि इसमें आ गई है और जागी। और प्राय लोगों की जो सरकार से आने वाली राशि होती है उसके सारे अकाउंट के अंदर आती है। तो ये कितनी बड़ी सुविधा है। ये सुविधा कहाँ से आई? ये सुविधा सामूहिक हित चिंतन करने में आई। हो सकता है कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व हो, कुछ 1-2% स्वार्थी तत्व हो, उनके स्वार्थ पूरे नहीं हो तो उनको बुरा लगता हो, लेकिन ये तो सर्वोदय की बात है, ज़्यादा लोगों के भले की बात है। तो हमें हमेशा चिंतन ज़्यादा लोगों के भले के लिए करना चाहिए, और ख़ास तौर से ऐसा व्यक्ति जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, सेवा के प्लेटफॉर्म पर है, समाज के जिम्मेवार जो है पद के ऊपर है, तो
तो उसको हमेशा सामूहिक हित चिंतन की बात करनी चाहिए। सामूहिक हित चिंतन की बात करने से वह व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, सब उसको व्यक्ति उसको चाहते हैं, उसे प्रेम करते हैं, उसको आदर देते हैं। और सामूहिक हित चिंतन के बारे में हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप लगाए जाने चाहिए, सेमिनार लगाए जाने चाहिए, क्लासेस ली जानी चाहिए और लोगों के अंदर ये मानसिकता, ये अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। खास करके युवा पीढ़ी जो आज हमारी 60-80 करोड़ युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को आज गाइडेंस की बहुत जरूरत है। युवा पीढ़ी पढ़ लिख रही है लेकिन अनुभव नहीं है उनके पास के अंदर। उस अनुभव को देने के लिए हमें उन्हें ऐसे सार तत्व बताने चाहिए कि आप बड़े आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ या आरएएस बन जाओ या किसी भी जो है पब्लिक प्लेस के पर जाओ, तो आपको सामूहिक हित चिंतन की बात करना चाहिए। हर वक्त आपके दिमाग के अंदर सामूहिक हित चिंतन आना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, छोटे रूप के अंदर मैं आपको बताता हूँ, हम जिस परिवार में रहते हैं, मान लीजिए एक परिवार में हम, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, 5 का परिवार हो गया, पहले 100-100, 200 का परिवार होता था। तो उस परिवार के अंदर जो मुखिया हुआ करता था वो सामूहिक हित चिंतन की बात किया करता था और घर का जो गार्जियन होता था, जो लोग उससे किसी बातचीत करनी होती, गाइडेंस लेना होता था, परामर्श लेना होना था, आदेश लेना होता था, तो उस जो है वरिष्ठ नागरिक के पास में जाते थे और उसका कहा हुआ फाइनल होता था, सभी को वो मान्य होता था, बाइंडिंग रहती थी, उससे अनुशासन आता है। सामूहिक हित चिंतन का बात करने से हमारे में स्वतः ही अनुशासन आता है, क्यों हम ये डेडिकेट हो जाते हैं कि ये जो बात कही जा रही है मेरे हित के लिए कही जा रही है, इसमें भी मेरा हित है, तो वो बात जो उस आदमी समर्पित हो जाता है वो अनुशासित होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि आज जो बिगड़ी हुई परिस्थितियां के अंदर जो है हमें इस विषय को बहुत ही ज़्यादा जो है वो डीप में जा कर के सोचना है, जीवन में उतारना है और लोगों तक ले जाना है। और जब हम मानसिकता पैदा करें, खास करके स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों के अंदर जहाँ की लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, एजुकेशन इज सच ए मीन्स विच मेक द मैन सिविलाइज्ड। Education makes the man a perfect man, a man of good principles, a man of the good conduct. Otherwise, अगर शिक्षा को जीवन से निकाल दिया जाए तो व्यक्ति वह पशुवत रहेगा। पशु से इंसान बनाने वाली कोई साधन है, कोई पद्धति है, तो वो शिक्षा है। तो शिक्षा के साथ में हमारे कैरिकुलम में और को कैरिकुलम में सामूहिक हित चिंतन के जो है विषय जोड़े जाने चाहिए और उसके ऊपर जो है डिबेटिंग होनी चाहिए और उस पर जो विद्यार्थी है उनके खुद के जो है वो विचार आमंत्रित किए जाने चाहिए। इसके अंदर विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए कि किस तरीके से सामूहिक हित चिंतन हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सामूहिक हित चिंतन के कौन से ऐसे सूत्र हैं जिससे कि सामूहिक हित चिंतन को हम जनरेट कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं और हम आकर्षित हो सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है आदमी को स्वार्थवृत्ति को छोड़ना होता है। मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का परिवार है, तो स्वार्थ कुछ हद तक तो सही है, वो हम करते हैं और वो स्वार्थ हमारा होता भी है। जैसे हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी आजीविका कमा करने का काम करते हैं, तो ये काम जायज़ है। लेकिन अब सामूहिक हित चिंतन कैसे अप्लाई होता है? मान लीजिए कि मेरे बहुत सारे मसालों की दुकान है, तो मैं सामूहिक हित चिंतन करूं कि इस मेरी दुकान से हजारों लोगों का जो है वो भोजन बनेगा, किचन तक ये सामग्री जाएगी, फूड आइटम्स जाएंगे, तो मुझे अपना लिमिटेड 5%, 10%, 15% जो कमाना है वह मैं ऐड कर लूं। ऐड करने के बाद के अंदर उसमें मिलावट ना की जाए। देखिए, अब सामूहिक हित चिंतन यहाँ लागू होता है कि उसके अंदर हम मिलावट नहीं करें। हम मिलावट नहीं करेंगे तो हमें जितना जायज़ है वह हमारा मुनाफा हमको मिल जाएगा और हमारी सेल बढ़ेगी और लोगों के अंदर ये बात फैलेगी
कि यहाँ का माल क्वालिटी का माल है, यहाँ पर कुछ भेड़ भाड़ नहीं है, यहाँ पर कोई तरह का मिश्रण नहीं है, यहाँ पर कोई तरह का जो मिक्सचर नहीं किया गया है, उससे आदमी की रेपुटेशन एक उदाहरण है, सामूहिक जीवन का एक उदाहरण है। मान लीजिए एक कोई प्रोफेसर है या लेक्चरर है या टीचर है स्कूल का, जिसको 50-50, 100 की क्लास लेता है और प्रतिदिन वो 5-6 पीरियड लेता है, तो सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता है वो। तो उसका चिंतन क्या होना चाहिए कि मैं ऐसी शिक्षा दूं, उस सब्जेक्ट के ऊपर बच्चों को इस तरीके से पढ़ाऊं कि बच्चों का सबका कंसेप्शन क्लियर हो जावे, सबका माइंड जो है वो ब्रेन वॉशिंग हो जाए और जो है वो स्टॉर्म थॉर्मिंग हो जावे। तो इस तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए। ये सामूहिक हित चिंतन है, ऐसे किया जाना चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ऐसे किया जा सकता है। छोटे से छोटे रूप के अंदर लेवे हम कि मान लीजिए एक सफाई करने वाला है जिसको एरिया दिया है म्युनिसिपैलिटी ने, इस एरिया के अंदर जो है सफाई करनी है, तो उस बात के उसको पैसे मिलते हैं और वो कार्य भी 8 घंटे या 6 घंटे का जितना नियत समय होता है, निर्धारित समय में होता है। तो उसको जब वो काम करे तो उसको सामूहिक हित चिंतन कैसे होता है। मान लीजिए उसके अंदर सड़ी गली चीज़ें पड़ी है, बदबूदार चीज़ें पड़ी है, ऐसी है और ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी है कि जिसके अंदर वायरस पैदा हो सकते हैं, डेंगू हो सकता है, मच्छर हो सकता है। तो उसका ये कर्तव्य बनता है सफाई वाले का, सामूहिक हित चिंतन का, कि ऐसी दुर्गंध वाली ऐसी चीज़ जो ज़्यादा लोगों को डैमेज कर सकती है, फ्लू फैला सकती है, उसको ले जा करके और जो डंपिंग प्लेस है उसके अंदर डाले। हर जगह स्कोप है सामूहिक हित चिंतन का। स्कोप जैसे हमारा चैनल 24 है, ये किसी एक का ही चिंतन नहीं करता है, ये न्यूज़ देता है तो पूरे जोधपुर के अंदर जो है हमारे कैमरामैन घूमते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाते हैं या पर्टिकुलर VIP के यहाँ जाते हैं, छोटी सी छोटी बस्ती में जाते हैं और बड़े से बड़े IAS IPS अफसर के पास, मंत्री के पास, सब जगह जाते हैं। उससे क्या होता है, और सब आयोजनों में जाते हैं, धार्मिक आयोजनों में जाते हैं, महिलाओं में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, खेलकूद में जाते हैं। उससे क्या होता है कि चैनल 24 पॉपुलैरिटी हो रही है कि ये वास्ट एरिया कवर करते हैं। क्यों? कि हमारे जो कैमरामैन हैं उनका सामूहिक हित चिंतन है। वो ये चाहते हैं कि हमारे जोधपुर में क्या घटित हो रहा है, अच्छा बुरा क्या घटित हो रहा है, वो जनता के सामने आना चाहिए ताकि जनता अवेयर है हो और जनता उस पर अपनी आवाज़ उठा सके। तो ये मीडिया का काम है, वो हमारे कैमरामैन कर रहे हैं। तो ये कार्य हर वक्त किया जाता है। निष्कर्ष की भाषा में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानसिकता बनाने वाली बात है और अच्छी मानसिकता के लिए बच्चे को प्रारंभ से ही जब वो सोचना चालू करे तो उसको ब्रॉड सेंस के अंदर सोचने के लिए बात करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में सोचने के लिए बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम 100% उस उपलब्धि तक पहुंच सके ना पहुंच सके, लेकिन जब व्यक्ति सामूहिक हित की बात चिंतन करना सोचेगा, उसका माइंड बहुत फास्ट चलेगा और छोटा बच्चा भी जो है बड़े बड़े प्लान्स बता सकता है कि इस एरिया के अंदर इतना करने से इतनी मेगावाट बिजली पैदा होगी और ये बिजली जो है इतनी इतनी कॉलोनियों के लिए आ जाएगी। सारा उसके दिमाग के अंदर आ जाता है कि 24 घंटे उसके दिमाग के अंदर सामूहिक हित चिंतन की बात चलती है। तो भाई और बहनों, मनुष्य जीवन का ये सबसे बड़ा उपयोग है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको कि सामूहिक चिंतन के लिए अलग से समय निकालिए। अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। जो काम किया, ये गृहिणी है, एक गृहिणी है और 10 लोगों का भोजन बना रही है, तो उसको 10 लोगों के टेस्ट की बात करनी चाहिए कि किस किस व्यक्ति को क्या क्या अच्छा टेस्ट। इसलिए भोजन जो बनाया जाए वो टेस्टी बनाया जाए ताकि सभी लोगों को अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि एक के टेस्ट का वो ध्यान रखे और 9 के टेस्ट का ध्यान नहीं रखे। तो ये सामूहिक, एक माँ बाप है, माँ बाप के मान लो आजकल तो संतान 1 या 2 होती है। पुराने ज़माने में हम 10 भाई बहन हैं, तो पुराने ज़माने में 1-1 डजन बच्चे हुआ करते थे। तो माँ बाप जो है वो सारे बच्चों का एक तरीके से ध्यान रखते थे। सादगीपूर्ण जीवन था, सादगीपूर्ण तरीके से होता, लेकिन
पक्षपात की बात नहीं होती। सबसे बड़ा सामूहिक हित चिंतन से हमको फायदा क्या होता है, क्या सूत्र मिलता है कि हम पक्षपात को भूल जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर से पक्षपात जो है निकल जाता है। ये प्रैक्टिस करने से होता है और ये अभ्यास करते हैं, इसके परिणाम बहुत दूरगामी हैं। आज से जो 50 साल पहले हमारे पर्यावरण में हमारे बुजुर्ग लोगों के अंदर जो भावना थी वो सामूहिक हित चिंतन की बात थी। वो लोगों से मिलते थे, लोगों के कष्ट को दूर करते थे, सेवा की भावना करते थे, मूल्यों की बात करते थे। लेकिन धीरे 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 सब तिरोहित होता जा रहा है, वो मूल्य समाप्त हो रहे हैं। क्यों? कि सामूहिक हित चिंतन करने का हमारा नजरिया ही बदल गया है। उस हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारे जो मूल्य गिर गए हैं, आज से जो 150 साल पहले या 500 साल पहले हमारे मूल्य थे, वो मूल्य हमारे ब्लड में है, आज भी है। लेकिन उस ब्लड को जो है अलर्ट करना है, उस ब्लड को उफान में लाना है, उस ब्लड को गर्म करना है। तो आज भी वो ब्लड जो है, ब्लड के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, जीन्स होते हैं और सेल्स होते हैं, सब कुछ ब्लड के अंदर। हम आर्यों की संतान है, तो हमारा आर्यों का ब्लड है। आर्यों का ब्लड क्या है कि हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन कोई हमारे पर जो है वो थोपता है युद्ध या हमको मारने को तैयार होता है, तो हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हिंदुस्तान का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान ने चला के कभी भी युद्ध नहीं किया, लेकिन किसी ने हमारे पर युद्ध थोपा तो हमने उसको ठोका, पीटा और ऐसी हालत बुरी कर दी। हम कायर नहीं है, अहिंसावादी कायर नहीं होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, हम क्षमा करना जानते हैं। क्षमा कौन कर सकता है? जो वीर होता है वो क्षमा कर सकता है। कायर कभी भी क्षमा नहीं करेगा। कायर तो टिट फॉर टैट करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, एक गाली दी तो 2 गाली देगी। क्षमावान व्यक्ति उसको माफ करेगा कि ये बेचारा नादान व्यक्ति है, कुछ समझता नहीं है, इसकी गाली इसको वापस लौट जाएगी, मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं, इसको गाली क्यों दूं। ऐसी हमारी संस्कृति है। ये सारी बातें कब आती है? जब हम सामूहिक हित चिंतन की बात करते हैं। सामूहिक हित चिंतन से हमारा ट्रस्टीशिप का उद्देश्य और हमारा सर्वोदय का उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। ऐसी बड़ी बड़ी जो कॉन्सेप्ट वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है वो सामूहिक हित चिंतन के पर आधारित है। बड़ी बड़ी हमारी भारतीय संस्कृति के कॉन्सेप्ट को देखिए, धर्म दर्शनों को देखिए, धर्म की बात को देखिए, आत्मा की बात को देखिए, जगह जगह सामूहिक हित चिंतन की बात कही गई है। हम सत्संग करते हैं, सत्संग क्यों की जाती? सत्संग क्या करती है कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को किंचित भी मन से, वचन से, काया से दुख न हो। ये सामूहिक हित चिंतन की बात नहीं है। 100% सामूहिक हित चिंतन की बात यह है कि मैं मन से, वचन से, काया से ऐसा कोई कार्य नहीं करूं जिससे किसी को किंचित मात्र भी दुख हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति हमको बताती है, ये हमको भारतीय दर्शन हमारे को बताता है। सारा सामूहिक हित चिंतन की फिलॉसॉफी है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उपकार, आपके प्रति कृतज्ञता। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप चमका रहे हो। आज टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है, लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है, लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है, हमको चैनल 24 को फीडबैक भी मिल रहा है। तो इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।